Hey cultivators, welcome back to another video of Tales of Herding Gods. And I hope कि आप लोग अच्छे और बहुत मज़े में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो पहले जाओ और उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फान युनशियाओ ने उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो वह जानते थे। फैन युनशियाओ पहले ही ताओ संप्रदाय के 5वें लेखन तक साधना कर चुके थे और बीजगणित में उनकी उपलब्धि बहुत ऊंची थी। अब आगे। क्लाउड चेजिंग पायरेट शिप एक दिन से ज्यादा समय तक उड़ता रहा और आखिरकार सर्जिंग नदी तक पहुंच गया। जहाज दक्षिणी किनारे पर स्थित कैंप तक पहुंचा। लिजोउ प्रांत ने नदी के किनारे एक विशाल मिलिट्री फोर्स तैनात कर रखा था। सेना ने 200 से ज्यादा रिवर कैंप्स को जोड़ा था और उनके साथ असंख्य सैनिक और घोड़े भी थे। जब वे यहां पहुंचे तो भीषण युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और नदी की सतह पर जहाज उत्पात मचा रहे थे। कुछ जहाज पहले ही नष्ट हो चुके थे और जलते हुए मस्तूलों और डेक से घना धुआं निकल रहा था। लाशें नदी की सतह पर तैर रही थीं। जहाज पर सैनिक मछली पकड़ने के जाल बिछाकर लाशें निकाल रहे थे। फिर उन्होंने लाशों को कांटों से फंसाकर जहाज के पिछले हिस्से में लटका दिया ताकि किनारे तक खींचकर उन्हें दफना सकें। किन म्यू ने अपनी ग्रीन हेवंस आईज खोली और नदी के उस पार की ओर देखा। उस पार एक जीर्ण शीर्ण शहर था और वहां अभी भी छिटपुट लड़ाइयां हो रही थीं, क्योंकि वहां अभी भी डिवाइन आर्ट्स से तरह तरह की किरणें फूट रही थीं। हालांकि ये सिर्फ झड़पें थीं। यह शहर में दुश्मनों का सफाया करने वाली इटर्नल पीस एम्पायर की सेना होनी चाहिए थी। फान युनशियाओ ने जहाज की गति धीमी की और धीरे धीरे शिविर की ओर नीचे उतरा। एक सैनिक जहाज के पास पूछताछ करने आया और जब उसे पता चला कि वे इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स हैं, तो उसने तुरंत अपना झंडा लहराया और नीचे खड़े धनुर्धारियों से अपने धनुष बाण नीचे करवाए। जहाज धीरे धीरे शिविर में उतरा और फैन युनशियाओ ने एक काली और एक सफेद आंख से उस पार किनारे पर हो रही छिटपुट लड़ाइयों को देखा। फिर उसने चेन वान युन, युन क्यू और बाकी लोगों पर एक नजर डाली और फिर सिर हिलाया। बूढ़े भाई किन, ये स्कॉलर तुम्हें सिर्फ पीछे धकेलेंगे और ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े युद्ध में तुम जैसे कुछ स्कॉलर बिल्कुल भी मददगार नहीं हो सकते और तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मैं जा रहा हूँ। जब मुझे पर्याप्त काला लोहा और खजाने वाले जहाज का खाका मिल जाएगा, तो मैं आकर तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। काम पूरा होने के बाद उसने नाव पर मौजूद डाकुओं से भट्टी चालू करवा दी और उड़ गया। युन क्यू और बाकी लोग हतोत्साहित हो गए और चेन वानयुन ने व्यंग्य किया, इस व्यक्ति की क्षमता खराब नहीं है, लेकिन उसके निर्णय में समस्या है। एक जनरल पास आया और पूछा, क्या आप इंपीरियल कॉलेज के विद्वान हैं? किन म्यू ने सिर हिलाया और कहा, क्या लिजोउ प्रांत की युवा मजिस्ट्रेट अग्रिम मोर्चे पर है? क्या मैं आपको उन्हें सूचित करने का कष्ट कर सकता हूँ? बस उन्हें रिवरडाइक काउंटी के किन म्यू से मिलने का अनुरोध करने के लिए कह दीजिए। वह जनरल आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से वहां से चले जाने के दौरान अपनी बात को नजरअंदाज करने का साहस नहीं कर सका। कुछ ही देर बाद कवच की खनकती आवाजें सुनाई दीं और सबने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने कवच पहने एक महिला जनरल को बगल में हेलमेट पहने हुए आते देखा। उसका रूप वीरतापूर्ण था और उसके चेहरे के नैन नक्श भी बेहद खूबसूरत थे। उसका फेस पाउडर, आईब्रो लाइनर और लाल होंठ अविस्मरणीय थे। वह अभी युद्ध के मैदान से वापस आई थी और उसके शरीर पर अभी भी खून के धब्बे थे। तो यह छोटा भाई किन म्यू है। युयुआन चुयु की नजर किन म्यू पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ महीने पहले रिवरडाइक काउंटी से निकला छोटा भाई आज अपना नाम बना चुका है। मैंने अपने बड़े भाई को तुम्हारे बारे में जिक्र करते सुना है और अब तुम्हें दूसरों से ऊपर माना जाता है। मुझे भी तुम्हारे लिए खुशी है। बड़ी बहन, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। किन म्यू शर्म से लाल हो गई और बोली, मैंने बड़ी बहन को पहले नहीं बताया था कि मैं वास्तव में ग्रेट रोइंस से हूँ। युयुआन चुयु ने कहा, जब तुम चले गए थे तब भी मैं सोच रहा था कि रिवरडाइक काउंटी में एक किन परिवार था जो इतने उत्कृष्ट बच्चे का पालन पोषण कर सकता था। मेरे बड़े भाई ने बाद में एक पत्र भेजा और तुम्हारा जिक्र किया और तभी मुझे पता चला कि तुम ग्रेट रोइंस से हो। युन क्यू, युकिंग होंग और बाकी लोग मन ही मन आश्चर्यचकित थे। लिजोउ प्रांत अनुभव के लिए आने वाले सभी शाही स्कॉलर्स के ठहरने का स्थान था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि किन म्यू वास्तव में लिजोउ प्रांत के युवा मजिस्ट्रेट से अच्छी तरह परिचित थे। ऐसे स्थान की उच्च अधिकारी होने के नाते वह पहले से ही सीमाओं की जनरल थी।
इसके अलावा युयुआन चुयु की पृष्ठभूमि भी असाधारण थी। वह उस समय युयुआन साम्राज्य की राजकुमारी थी और युयुआन साम्राज्य का दूसरा युवराज युयुआन चुयु था, जो कैपिटल में महान सेनापति बन चुका था। किन म्यू स्पष्ट रूप से ग्रेट रूइंस का परित्यक्त व्यक्ति था। वह युयुआन चुयु से कैसे संबद्ध हो गया? बड़ी बहन चुयु, कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट का क्या हुआ? किन म्यू ने पूछा। कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट को मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष हैं जो दक्षिणी सीमाओं तक भाग गए हैं। युयुआन चुयु उन्हें शहर की दीवारों के पास ले गया और बोला, हर जगह से विद्रोही सेनाएं दक्षिणी सीमाओं पर जमा हो चुकी हैं। हर जगह से विद्रोही कल्ट भी हैं। हर तरह की ताकतें यहाँ मिलती जुलती हैं। नदी किनारे बसे सभी शहरों में सेनाएं तैनात हैं और कड़ी एहतियात बरत रही हैं। हालांकि यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है और मौजूदा हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। हिमशैल का सिरा। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। युयुआन चुयु मुस्कुराई। आज की दुनिया में क्या तुम्हें पता है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार? मिसाल के तौर पर, मैं पराजित युयुआन साम्राज्य की राजकुमारी हूं। तुम्हें कैसे पता कि मैं अगले ही पल विद्रोह नहीं करूंगी? चेन वान्युन और बाकी लोग पसीने से तरबतर हो गए। उन्हें डर था कि यह वीर दिखने वाली महिला जनरल अगले ही पल उन्हें मार डालेगी और घोषणा करेगी कि वह विद्रोह करेगी। युयुआन चुयु ने उदासीनता से कहा, इंपीरियल कोर्ट्स का ओल्ड जनरेशन से बहुत करीबी रिश्ता है। इंपीरियल प्रेसेप्टर इस नींव पर एक बिल्कुल न्यू जनरेशंस का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा ओल्ड जनरेशंस की शक्ति ही बची रहती है। उनकी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए कौन जाने अगला विद्रोह कौन सा संप्रदाय या कौन सा अधिकारी करेगा? भिक्षु युनक्यू ने कांपते हुए पूछा, लेकिन लॉर्ड मजिस्ट्रेट विद्रोह नहीं करेंगे, क्या मैं सही हूं? युयुआन चुयु ने उसकी तरफ देखा और एक हड्डियां कंपा देने वाली मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तुम अंदाजा लगा सकते हो, अगर तुम सही हो तो तुम मर नहीं सकते। यून क्यू का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह बुरी तरह डर गया था। युयुआन चुयु, इस सेनापति ने अपने चारों ओर एक महान वैभव का पोषण किया था। हालांकि वह एक महिला थी, फिर भी उसका ठंडा चेहरा किसी को भी आतंक से कुचल सकता था। युयुआन चुयु ने हल्की सी हंसी हंसी और एक जनरल को बुलाया। उसे निर्देश देने के बाद जनरल ने तुरंत लगभग 1000 सैनिकों वाली एक सेना तैनात कर दी। युयुआन चुयु नगर भवन से नीचे उतरकर नदी की सतह पर कदम रख रही थी। उसके पीछे 1000 सैनिक भी आगे बढ़े और नदी की सतह पर कदम रखते हुए दूसरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। किन म्यू उसके पास पहुंचा और नदी की सतह पर खड़ा हो गया। उसके पैरों के नीचे प्राण शक्ति फूट पड़ी, जिसने उसे स्थिर कर दिया और वह मुस्कुराया। बड़ी बहन, उसे डराओ मत। चेन वानियोन और बाकी लोग भी जल्दी से वहां पहुंचे और अपने आप को पानी में डूबने से बचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण क्यूई का प्रयोग किया। वे पानी पर दौड़ तो सकते थे, लेकिन पानी पर शांति से चलना थोड़ा मुश्किल था। पानी पर नियंत्रण के अलावा उन्हें डेंस कल्टीवेशन की भी जरूरत थी। युयुआन चुयु को थोड़ी दिलचस्पी हुई। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शाही दरबार के खिलाफ विद्रोह नहीं करूंगा? किन म्यू ने सिर हिलाया, क्योंकि यह विद्रोह इंपीरियल कोर्ट और ऑर्डिनरी लोगों को शुद्ध करने के लिए इंपीरियल प्रिसेप्टर द्वारा रचा गया है। बड़ी बहन एक बुद्धिमान व्यक्ति है और यह बात उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। अगर बड़ी बहन मूर्ख होती तो आप बहुत पहले ही विद्रोह कर चुके होते और आज तक इंतजार नहीं करते। युयुआन चुयु मुस्कुराया, तुम सही भी हो और गलत भी। मेरे विद्रोह न करने का कारण यह नहीं था कि मैं बहुत चालाक था। कई लोग आगे आए और मुझे विद्रोह करने के लिए उकसाया। जब वे आए तो वे सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे मुझे जरूर विद्रोह करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन वे सब गलत थे। मेरा युयुआन परिवार अपने शाही पद को महत्व नहीं देता। हम युयुआन के अपने लोगों को महत्व देते हैं। जब युयुआन साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में था, तब शाश्वत शांति साम्राज्य पहले ही महान बन चुका था और वे कभी भी युद्ध छेड़ सकते थे। मेरे पिता जानते थे कि अगर युद्ध छिड़ा तो साम्राज्य निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा और परिवार बिखर जाएंगे। हालांकि शाही धर्मगुरु युयुआन आए और मेरे पिता के साथ इस मार्ग पर चर्चा की। उस समय सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी वहां मौजूद थे और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि साम्राज्य और उसके लोगों पर कैसे शासन किया जाए। मैं और मेरा भाई भी शाही दरबार में थे। फिर
हम हार गए। उनके चेहरे पर शांति बनी रही और उन्होंने कहा, साम्राज्य के संचालन और जन कल्याण के मार्ग पर बहस में हमें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसे हमने तहे दिल से स्वीकार किया। मेरे पिता ने सम्राट की उपाधि त्याग दी और मेरे बड़े भाई को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मेरे बड़े भाई ने इसे स्वीकार नहीं किया और उपाधि मुझे दे दी। मैं वह मुस्कुराई। अब पता नहीं वह खुद का मजाक उड़ा रही थी या उसकी मुस्कान सच्ची थी। मैंने इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर, मतलब शाश्वत शांति के शाही धर्मगुरु से कहा था, साम्राज्य चलाने में मैं आपसे कमतर हूं और प्रजा के कल्याण का ध्यान रखने में भी मैं आपसे कमतर हूं। ऐसे में मैं युयुआन साम्राज्य आपको सौंप दूंगी। अगर आपका शासन और प्रजा का कल्याण मुझे पसंद नहीं आया तो मैं भविष्य में आपके खिलाफ विद्रोह कर दूंगी। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सहमति जताई और मुझे युयुआन, जो वर्तमान लिजो भी है, पर शासन करने की अनुमति दे दी। तो यह ऐसा ही है? अचानक सभी को एहसास हुआ। हुलिंगर ने आश्चर्य से कहा, बहन, तो आप वास्तव में एक फीमेल एम्परर थीं? युयुआन चुयु मुस्कुराई और बोली, एक दिन के लिए महिला सम्राट बनना, मैं तुम्हें बता दूं, कोई मजा नहीं है। अगर तुम सम्राट बनना चाहती हो तो तुम कहीं भी जगह ढूंढ सकती हो और खुद को सम्राट घोषित कर सकती हो। बस समस्या यह है कि तुम कितने लोगों पर अधिकार कर सकती हो। उसने नदी की सतह पर उठते धुएं और आग को देखा और अपनी नजरें फेर लीं। फिर चेन वाणियोन और बाकी लोगों की ओर देखते हुए मुस्कुराई। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम लोग छोटे भाई का अनुसरण कर पा रहे हो। उसकी क्षमताएं असाधारण हैं। यू किंगहोंग और युन क्यू ने एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पाए कि यह महिला जनरल किन म्यू की क्षमताओं को असाधारण कैसे मानती है। युयुआन चुयु को वह समय याद आया जब उसने टाइगरसन काउंटी के उत्तर में पूरे पहाड़ पर बिखरे लाल लाश भृंगों को देखा था। लाल लाश भृंगों के अलावा वहां एक कंकाल भी था, जिसका मांस और खून पिघल गया था। केवल हड्डियां और कपड़े बचे थे। कपड़ों से वह यह अनुमान लगा सकी कि यह कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट का कोई एक्सपर्ट था। यद्यपि वह यह नहीं देख सकी कि कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट का यह एक्सपर्ट कौन था। लाश भृंगों को नियंत्रित करने की विधि और लाश भृंगों की मात्रा से उस विशेषज्ञ की साधना संभवतः पहले ही 7 सितारा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। शव अमरपंथ शवों और विष में निपुण था, इसलिए उनकी साधना का क्षेत्र उतना ऊंचा नहीं था। लेकिन जब कोई कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट से भिड़ता तो उनसे ऊंची साधना और युद्ध कौशल वाले लोगों के लिए भी उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर भी कॉर्पस इमॉर्टल कल्ट का यह विशेषज्ञ जहर दिए जाने से मर गया था और जिसने उसे जहर दिया था वह उसके बगल में बैठा यह छोटा भाई था, जो ईमानदार और भोला दिखता था। उस समय इस छोटे भाई ने उसे धोखा भी दिया था, उससे अपने लिए यात्रा परमिट लिखवाया था और राजधानी जाने की सिफारिश भी की थी। युयुआन चुयु के दिल में चेन वाणियुन और बाकी लोगों के लिए अनुभव के लिए ऐसे चालाक साथी का अनुसरण करने में सक्षम होना, वे उससे भी अधिक सुरक्षित होंगे जितना कि अगर वे निर्देशों का पालन करते। इसलिए उसने कहा था कि यह चेन वाणियुन और बाकी लोगों का भाग्य था। जब वे विपरीत तट पर पहुंचे तो उस शहर की इमारतें पहले ही ढह चुकी थीं और भगवान ही जाने कितने लोग मारे गए। युयुआन चुयु ने सेना को शहर में ले जाते हुए कहा, अभी मैंने कहा था कि यह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी एक और कारण है। देखो, डियर काउंटी पर कब्जा करना तो पार्क में टहलने जैसा था। हमने आसानी से आक्रमण किया और इस जगह पर कब्जा कर लिया, तो क्या विद्रोही सेना थोड़ी कमजोर नहीं है? किन म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। दुश्मनों को गहराई में प्रवेश करने के लिए लुभाना। यह न केवल दुश्मनों को प्रवेश के लिए लुभा रहा है, बल्कि पुराने लोमड़ियों ने भी अपनी चाल नहीं चली है। युयुआन चुयु की निगाहें झपक गईं। जिन 3 ओल्ड डीमंस ने शाही गुरु को घायल किया था, वे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। पुरानी पीढ़ी के पुराने राक्षस शायद सिर्फ वे 3 ही नहीं हैं। इनमें पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर क्यूदी, 3 वंडर्स कैसल के 3 महल स्वामी, विद्रोह कर चुके उच्च अधिकारी, ड्रैगन राइडर संप्रदाय के ड्रैगन किंग और साथ ही कल्ट मास्टर लेवल के अन्य शक्तिशाली साधक भी शामिल हैं। और उनमें से कोई भी अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अन्य बड़े और छोटे कल्ट मास्टर्स, सेक्ट मास्टर्स, सभी बहुत शांत हैं। इसके अलावा, उसने धीमी आवाज में कहा, कौन जानता है कि ओल्ड जनरेशन से कोई गॉड बच गया है या नहीं? किन म्यू को कुछ ठंडी सिहरन हुई। चेन वान्युन और बाकी लोगों को भी अपना खून ठंडा महसूस हुआ।
युयुआन चुयु स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन उसने विस्तार से नहीं बताया। आप लोग निश्चिंत रहें, ये ओल्ड डीमंस आप जैसी युवा पीढ़ी पर आसानी से हमला नहीं करेंगे। उनका निशाना शाही उपदेशक और शाही दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। डियर काउंटी पर एक ऐसे संप्रदाय ने कब्जा कर लिया है जो कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट से ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसे नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट कहा जाता है। अब जबकि डियर काउंटी में विद्रोह अभी अभी दबा है और नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के कुछ अवशेष अभी भी बच निकले हैं, मैं आपको एक आसान काम देती हूँ, सभी अवशेषों का सफाया कर दो। उसकी नजरें किन म्यू और बाकियों पर पड़ते ही चमक उठीं। नौ स्पेक्टर्स सेक्ट गॉड का वेश धारण करने और डेविल की भूमिका निभाने में माहिर है। वे कहते हैं कि वे युद्ध में अपनी सहायता के लिए अलौकिक प्राणियों को आमंत्रित कर सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को कुछ तैयारी करनी होगी। जब दूसरे स्कॉलर्स यहाँ आएंगे तो तुम लोग उनका सफाया करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्या आप गॉड का वेश धारण करने और डेविल की भूमिका निभाने में कुशल हैं? क्या आप युद्ध में सहायता के लिए सुपरनैचुरल प्राणियों को आगे बुला सकते हैं? किनम्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक उसे सोल गाइड और घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड स्पेल का ख्याल आया। ये दोनों स्पेल सोल्स और सुपरनैचुरल प्राणियों से संबंधित थे जो उसे हेवनली रिकॉर्ड्स की पहली मंजिल पर मिले थे। घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड ग्रेट माउंटेन सेक्ट से था और सोल गाइड के रूप में यह नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट से था। इन दोनों स्पेल को हेवनली रिकॉर्ड्स के तल के प्रथम स्तर पर रखा गया था, क्योंकि वहां कम लोग थे जो औसत से हटकर स्पेल को कल्टीवेट करते थे। ये सोल स्पेल श्रेणी के थे, फिर भी इनमें ज्यादा अटैक पावर नहीं थी, विशेष रूप से घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड के लिए। इस स्पेल्स ने घोषणा की कि यह गोस्ट गॉड्स को भेज सकता है, लेकिन जब किन म्यू ने इसे कुछ बार आजमाया तो यह अधिकतम 5 गोस्ट ट्रांसफर टेक्निक के समान था। हालांकि यह बहुत जटिल था। जब किन म्यू को ये दो स्पेल मिले तो उन्होंने एक बार चांसलर बाशान से उन्हें संकेत देने को कहा था। हालांकि चांसलर बाशान ने भी इन दो अनपॉपुलर स्पेल्स का तिरस्कार किया था और पहले उनका अध्ययन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उन्हें वापस उसे फेंक दिया था और उसे खुद उन्हें समझने के लिए कहा था। गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड 5 गोस्ट ट्रांसफर टेक्निक के समान हो सकता है, लेकिन रून स्पष्ट रूप से बहुत अधिक जटिल थे और एक टैलिस्मन ट्रेजर को रिफाइन करने की आवश्यकता थी। यह टैलिस्मन ट्रेजर उस ट्रेजर से कहीं ज्यादा जटिल था जो किन म्यू ने रोलन के स्वर्ण महल में देखा था। यह एक बिल्कुल अलग गोला था और इसमें 1024 अनियमित सतहें थीं। हर सतह पर एक जटिल रून लिखा था। इस बीच रोलान के स्वर्ण महल के टैलिस्मन ट्रेजर में केवल 14 सतहें थीं। यह ठीक इसलिए था क्योंकि किन म्यू ने घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड में रून्स को जटिल देखा था, इसलिए उसने सोचा था कि यह डिवाइन आर्ट्स बहुत शक्तिशाली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका प्रभाव केवल 5 गोस्ट ट्रांसफर टेक्निक के बराबर होगा। उन्होंने महसूस किया कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट ने इस तकनीक को कुछ हद तक छुपाया होगा। हालांकि यह सेक्ट इस दुनिया से गायब हो गया था और अब अस्तित्व में नहीं है। इस बीच किन म्यू ने भी नाइन स्पेक्टर्स से सोल गाइड की कल्टीवेशन की थी, लेकिन उन्होंने यह प्रयास नहीं किया था कि क्या वह डेड सोल्स को पाताल लोक से वापस लाने में सफल हो सकते हैं। दोनों स्पेल में कुछ रून समान थे और दोनों ही स्पेल सोल कैटेगरी से संबंधित होने चाहिए। किन म्यू ने कुछ पीले जोस पेपर सिनबर खरीदे और 2 दिन बिताकर घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड के लिए ताबीज का खजाना तैयार किया। उसके बाद एक और दिन बिताकर सोल गाइड के लिए आवश्यक रून्स को लिखा तथा दोनों की तुलना की। उनकी एक दूसरे से तुलना करने पर किन म्यू आखिरकार इस बात की पुष्टि कर पाया कि दोनों घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड में गलतियां थीं। उनमें से कुछ रून्स जानबूझकर गलत लिखे गए थे। ये सेक्ट अपने सेक्टों के स्पेल्स को शाही दरबार को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कुछ रूणों को गलत तरीके से लिखा था, जिससे स्पेल की शक्ति काफी कम हो गई थी या यहाँ तक कि इसे अनुपयोगी बना दिया गया था। घोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड के लिए बहुत अधिक मात्रा में रून्स की आवश्यकता थी, इसलिए जब 1 दर्जन से अधिक गलतियां थीं, तब भी 1000 से अधिक सही रून्स थे। यह ज्ञान का विशाल भंडार था। इस ज्ञान के साथ किन म्यू सोल गाइड में गलत रून्स को ठीक कर सकता था। सोल गाइड को 600 से ज्यादा प्रकार की रून व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और किन म्यू ने जो भी गलत रून देखे थे उन्हें ठीक कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब कोई गलती नहीं है,
तो उन्होंने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर पूछा, क्या शहर में डेथ बॉडीज हैं? मैं अपना स्पेल आजमाना चाहता हूँ। उस सैनिक ने पूछा, लॉर्ड, क्या आपको अपना स्पेल आजमाने के लिए 9 स्पेक्टर्स सेक्ट की लाशें चाहिए? 9 स्पेक्टर्स सेक्टर की डेड बॉडी तो दफन है, इसलिए अगर आपको उनकी जरूरत पड़े तो उन्हें खोदकर निकालना पड़ेगा। किन म्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा, उन्हें कहाँ दफनाया गया था? उस सैनिक ने जवाब दिया, हमने कुछ लाशों को रिवरडाइक काउंटी के किनारे अव्यवस्थित कब्रगाहों में दफनाया और बाकी को डियर काउंटी के पास डियर माउंटेन में दफनाया। हमने बस उन लाशों को दफनाया जिन्हें हमने कुछ दिन पहले निकाला था, जहां भी वह पास में थी। किन म्यू का दिमाग तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से कहा, युवा मजिस्ट्रेट कहाँ है? जल्दी से युवा मजिस्ट्रेट को खबर दो और उसे आदेश दो कि लाशों को जलाने के लिए अव्यवस्थित कब्रगाहों और डियर माउंटेन पर सैनिकों को भेजने से पहले पूरी सेना को चौकस रहने का आदेश दे। सोल्जर को उसकी बात समझ नहीं आई, फिर भी वह जल्दी से बाहर भागा और चिल्लाया, युवा मजिस्ट्रेट लोगों को शांत करने के लिए रिवर डाइक काउंटी के दूसरी तरफ गए हैं। मैं अभी जाकर उन्हें खबर देता हूँ। बड़ी बहन चुयू रिवर डाइक काउंटी में है। यह तो बुरा है। किन म्यू ने एक अन्य सैनिक को बुलाया और उसे चेन वान्युन, यूकिंग होंग और बाकी लोगों को ढूंढने से पहले गार्डों को सतर्क रहने के लिए सूचित करने को कहा और उन्हें जल्दी से बताया, 9 इंस्पेक्टर्स सेक्ट वापसी कर सकता है। जल्दी से सतर्क हो जाओ। चेन वान्युन, यूकिंग होंग और बाकी सभी लोग बेहद हैरान थे। मंग क्यून क्यू ने पूछा, 9 इंस्पेक्टर्स सेक्ट के लोग लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और केवल कुछ ही लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हमें इन चंद लोगों से क्यों सावधान रहना चाहिए? वे अपनी मौत का नाटक कर रहे हैं। किन म्यू के यह कहते ही अचानक नदी की सतह से एक धीमी सी आवाज आई। यह आवाज एंशंट और अस्पष्ट लग रही थी, मानो पाताल लोक का कोई गॉड डेड की सोल्स को वापस बुला रहा हो। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो किसी धुंधले और डिवाइन गॉड ने परलोक का द्वार खोल दिया हो और डेड की सोल्स को पाताल लोक से वापस भेज दिया हो। किन म्यू का चेहरा एकदम बदल गया और उसके कदम मानो हवा में उड़ते हुए शहर के मीनार के उत्तरी द्वार पर पहुंच गए। शहर का उत्तरी द्वार खाली था और वहां कुछ ही सैनिक गश्त कर रहे थे। लिजो प्रांत की विशाल सेना ने अभी अभी एक भीषण युद्ध का अनुभव किया था, इसलिए उनमें से ज्यादातर सैनिक अपनी देखभाल कर रहे थे। किन म्यू ने नदी की सतह की ओर देखा और देखा कि एक डाओइस्ट पुआल की टोपी पहने सर्जिंग नदी के बीचों बीच एक जहाज के मस्तूल पर खड़ा था। वह नदी पर मंत्र पढ़ रहा था और गा रहा था और एक विशाल रूंड से हरी चमक निकल रही थी, मानो आकाश में अनगिनत हरे सांप लहरा रहे हों। युनक्यू और बाकी लोग दौड़कर आए और किन म्यू के पास खड़े होकर नदी की सतह की ओर देखने लगे। चेन वान्युन ने पूछा, क्या हो रहा है? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी नदी से काला कोहरा उमड़ता हुआ देखकर वह स्तब्ध रह गया। काले कोहरे ने जिस जगह को ढंक रखा था वह और भी बड़ा और भी चौड़ा होता जा रहा था। अंधेरे के बीच नदी के बीचों बीच एक विशाल द्वार पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। पलक झपकते ही आसमान अंधेरा हो गया। किन म्यू ने दूसरी तरफ देखा और धुंधले से कुछ जहाज दिखाई दिए जो विद्वानों को ले जा रहे थे। फिर उसने देखा कि स्कॉलर्स के जहाजों पर अंधेरा छा गया है। वहां एक स्कॉलर्स का जहाज भी था जो सर्जिंग नदी के ऊपर आसमान में पहुंच गया था, जो भी अंधेरे में डूबी हुई थी। जहाज से क्रोध और आश्चर्य की चीखें निकल रही थीं, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें किसी अप्रत्याशित अजीब चीज का सामना करना पड़ा है। उसने डाइक कंट्री नदी के बाईं ओर स्थित डियर माउंटेन की ओर अपना सिर घुमाया। रिवर डाइक काउंटी अचानक खुल गई और छोटी छोटी आकृतियां हवा में उछलकर उनकी ओर झपटने लगीं। डियर कंट्री के पश्चिमी शहर के द्वार की रखवाली कर रहे कुछ सैनिक समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके और ऊपर से उड़कर आए कुछ व्यक्तियों के येलो टैलिस्मैन से उन्हें वहीं पर मार डाला गया। धमाका! पश्चिमी शहर का द्वार खुल गया और लाशें काउंटी शहर में घुस गईं और उन गार्डों को मार डाला जो अभी तक संगठित नहीं हुए थे। ये लाशें वाकई लाशें थीं, लेकिन उनमें अभी भी मृतकों की आत्माएं थीं। नदी पर मौजूद दाओइस्ट ने एक जादू किया और सोल गाइड का इस्तेमाल करके 9 स्पेक्टर्स संप्रदाय के सभी मृत लोगों की आत्माओं को बुलाया। उनकी आत्माओं को उनके शरीर में वापस भेजा और डियर काउंटी के पहरेदारों पर अचानक हमला शुरू कर दिया। ये सभी लाशें क्षत विक्षत थीं। कुछ के सिर पर सिर्फ त्वचा का एक टुकड़ा था जो शरीर से जुड़ा हुआ था, जबकि कुछ की छाती में एक बड़ा सा छेद था। कुछ के अंग गायब थे।
और वे सभी भयानक रूप से भयावह लग रहे थे। वे वास्तव में मृत थे, लेकिन उनकी आत्माएं पाताल लोक से वापस खींचकर उनके शरीर में वापस आ गई थीं। इस प्रकार उनकी क्षमताएं अभी भी वैसी ही थीं जैसे कि वे जीवित हों। यहाँ तक कि चेन वाणियुन भी यह दृश्य देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह शहर के टॉवर पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किन म्यू ने उस पार डाइक काउंटी नदी की ओर देखा, जो पहले से ही काले कोहरे से घिरी हुई थी। केवल डिवाइन आर्ट्स के विस्फोटों की हल्की सी ध्वनि सुनाई दे रही थी। शहर छोड़ दो, हम पूर्वी द्वार की ओर चलेंगे। किन म्यू ने अपना निर्णय लिया। चेन वाणियुन और बाकी लोग अचानक होश में आ गए और किन म्यू शहर की दीवारों पर दौड़ते हुए ड्रैगन किलिन और हू लिंगेर को वापस बुलाने के लिए चिल्लाने लगा। डियर काउंटी शहर में पहले ही उथल-पुथल मच चुकी थी, क्योंकि सभी बिना तैयारी के पकड़े गए थे और उन लाशों द्वारा मारे गए थे जिन्हें नाइन स्पेक्टर्स संप्रदाय ने पुनर्जीवित किया था। अनंत इटर्नल पीस एम्पायर की सेना का उपयोग संयुक्त आक्रमण कौशल विकसित करने के लिए किया जाता था। एक ही स्पेल या सोर्ड कौशल की साधना करके 10 या उससे अधिक सैनिकों को बस समूह बनाकर मिलकर काम करना होता था, ताकि वे अपने से एक क्षेत्र ऊपर के विरोधियों को भी मार सकें। इस प्रकार की युद्ध तकनीकें बड़े पैमाने पर लड़ाई में अत्यंत उपयोगी थीं, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि दुश्मनों को मारना सड़ी हुई लकड़ी को तोड़ने जितना आसान था, जिसके परिणामस्वरूप उन संप्रदायों की पूरी तरह से हार हो जाती थी जो प्रतिरोध करने का साहस करते थे। हालांकि डियर काउंटी सिटी में हुई इस लड़ाई में इस युद्ध तकनीक के नुकसान भी सामने आए। नौ स्पेक्टर्स संप्रदाय ने शहर में अपना रास्ता बनाने के लिए लाशों को पुनर्जीवित किया और इन सैनिकों को संगठित होने से पहले ही तितर-बितर कर दिया। अकेले लड़ने की क्षमता, इन सैनिकों की क्षमता, युद्ध जगत में संप्रदायों के अनुयायियों से बहुत कम थी, इसलिए यह लगभग एक तरफा नरसंहार था। आसमान और भी गहरा होता गया। नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के इन अनुयायियों के पुनर्जीवित होने के बाद अंधेरा उनके लिए दिन के उजाले जैसा हो गया। वे सब कुछ साफ देख सकते थे और उन्हें मौत का डर नहीं था। वे मूल रूप से लाशें थीं, इसलिए उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था और उन्हें प्रतिद्वंद्वी की चाल से बचाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे सीधे लोगों पर झपटकर उन्हें मार सकते थे। इसके अलावा एक संप्रदाय के रूप में नौ स्पेक्टर्स संप्रदाय में विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि सेलेस्टियल बीइंग रेल्म और लाइफ एंड डेथ रेल्म के प्रबल कल्टीवेटर्स को भी पुनर्जीवित किया गया। इस तरह का पुनर्जीवन कोई वास्तविक पुनर्जीवन नहीं था, बल्कि केवल मृतकों की आत्माओं को वापस बुलाने के लिए मंत्रों का प्रयोग था। इन मृतकों की आत्माओं को फिर भी पाताल लोक लौटना होगा, लेकिन इस अवधि में यह उनके लिए डियर काउंटी के सभी रक्षकों को भगाने के लिए पर्याप्त था। डियर कंट्री के गार्ड खत्म हो गए हैं। किन म्यू का दिल बैठ गया और जब उसने हुलिंगर और ड्रैगन किलिन को दौड़ते हुए आते देखा, तभी उसने राहत की सांस ली। सभी लोग तुरंत पूर्वी शहर के फाटक से कूद गए और अंधेरे में शहर से दूर भाग गए। पीछे पूर्वी शहर का द्वार अचानक ढह गया, क्योंकि दिव्य सत्ता क्षेत्र के शक्तिशाली कल्टीवेटर्स ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। किन म्यू ने पीछे मुड़कर देखा तो सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के एक जनरल को नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के कुछ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जो पुनर्जीवित हो गए थे। अभी भी कुछ डाओइस्ट थे जो पीले जोस पेपर्स का निष्पादन कर रहे थे और आकाश में विचरण कर रहे थे। इससे किन म्यू का दिल बैठ गया। ये कुछ ताओवादी लाश अमर पंथ के अवशेष थे। कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट और नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के अलायंस के साथ उनमें से एक लाशों को नियंत्रित करेगा, जबकि दूसरा आत्माओं को। शहर में शायद ज्यादा सैनिक नहीं बचे होंगे। एकेडमिशियन चेन, हमें नदी पार करके रिवर डाइक काउंटी लौट जाना चाहिए, चेन वाणियुन ने गंभीरता से कहा। किन म्यू ने सिर हिलाया। नदी में काफी लाशें भी डूबी हैं, हम वापस नहीं लौट सकते। जैसे ही उसने यह कहा, नदी के किनारे से पानी की आवाजें आने लगीं। काले कोहरे के बीच पुनर्जीवित लाशें नदी की तलहटी से किनारे पर आ गईं, जिनके शरीर से पानी टपक रहा था। उन्हें देखते ही वे अचानक दौड़कर यहाँ आ गए। हम केवल दक्षिणी सीमाओं की ओर जा सकते हैं और उत्तर की ओर लौटने का अवसर तलाश सकते हैं। किन म्यू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने अपनी कमर थपथपाने के लिए हाथ उठाया। टाउटी की बोरी से एक तलवार की रोशनी निकली और लहरदार तलवार के रूप में बदल गई। तलवार की रोशनी घूमते हुए उसने नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के डिसिप्लिन के सिर धड़ से अलग कर दिए। नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के कुछ डिसिप्लिन सिर विहीन लाश बन गए। वे तुरंत झुके, अपने सिर उठाए
उन्हें बगलों में दबाया और आगे बढ़ते रहे। लाश के बगल में छिपे एक मुखिया ने अपना मुंह खोला और तीखी आवाज में चिल्लाया, जल्दी आओ, कुछ लोग जाल से बच निकले हैं, जल्दी आओ। हालांकि युनक्यू, यूकिंगहोंग और चेन वानयुन काफी जानकार थे और उन्होंने बहुत कुछ देखा था, फिर भी उन्होंने ऐसा भयावह जादू पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर सी युन शियांग, जो हमेशा शर्मीली और डरपोक रहती थी, शांत और संयमित थी। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। किन म्यू ने अपनी पांचों उंगलियां फैलाकर अचानक जोर से दबाया। जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड की स्वॉर्ड लाइट तुरंत स्पाइरल स्वॉर्ड के रूप में बदल गई। स्वॉर्ड घूम गई और नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के डिसिपल्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने गंभीरता से चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी से आगे बढ़ो, कहीं नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के विशेषज्ञ न पहुंच जाए। उनमें से कुछ लोग तेजी से अंधेरे की ओर दौड़ पड़े। यून क्यू ने डियर काउंटी के चारों ओर लगी आग की लपटों को देखा और उसके मन में हल्का सा डर और निराशा हुई। दक्षिणी सीमा की ओर वह दुश्मनों का अड्डा है। काला कोहरा घना होता जा रहा था। दिन था, फिर भी रात जैसा लग रहा था। किन म्यू और बाकी लोग अभी भी मोटे तौर पर दिशा का अंदाजा लगा पा रहे थे। जब उन्होंने आसमान की तरफ सिर उठाया तो उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था, लेकिन सूरज उनकी आंखों के लिए तेज नहीं था। वह एक धुंधले गोलाकार प्रभामंडल जैसा था, जो चांदनी से कहीं ज्यादा धुंधला था। अपने आसपास देखने पर उन्हें केवल हरा पहाड़ धुंधले काले पहाड़ में बदलता हुआ दिखाई दिया। पीछे से शोरगुल वाली आवाजें आईं और कोई चिल्लाया, कुछ भाग गए हैं, 3 नर और 3 मादा हैं और एक बड़ा शेर भी है। मत जाओ, मेरा सिर उठा लो, जल्दी वापस आओ। किन म्यू का दिल थोड़ा हिल गया और उसने चेन वानयुन की ओर देखा। चेन वानयुन उसकी मंशा समझ गया और उसकी उड़ती हुई तलवार म्यान से बाहर निकलकर जमीन में एक लंबा गड्ढा खोदकर उसके लेटने के लिए निकल पड़ी। मुर्दों के जिंदा होने की ऐसी अजीबोगरीब घटना उसके साथ पहली बार घटी थी, इसलिए वह थोड़ा असमंजस में जरूर था, लेकिन अब वह शांत हो चुका था। किन म्यू ने अपनी आस्तीनें लहराईं और दोनों तरफ से मिट्टी को ऊपर उठाया, जिससे चेन वान्युन धरती के नीचे दब गया। बाकी लोग आगे बढ़ते रहे और जब उन्होंने अपनी पीठ से आती हुई दयनीय चीखें सुनी तो वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। कोई हम पर घात लगाने के लिए धरती में छिपा है। मेरा सिर कटा हुआ है। क्या कोई मेरा सिर देख सकता है? चुप हो जा बेवकूफ। अगर तेरा सिर ही नहीं है तो तू कैसी बात कर रहा है? तो मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसे इतने लंबे समय तक नहीं ढूंढ पाया। किस बड़े भाई ने मेरा पैर देखा? आपको परेशान करने के लिए माफ करना, बहुत बहुत शुक्रिया। किन म्यू ने ड्रैगन किलिन को रोक दिया और चेन वानयुन तुरंत उसके पास पहुंच गया। अब और कोई पीछा नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं। अचानक कोहरे से धीमी आवाज में गाने की आवाजें सुनाई दी और ये गीत नदी की सतह से आ रहे गीतों से भी ज्यादा अजीब थे। इन गीतों में कोई लय नहीं थी और ये बहुत नीरस लग रहे थे। किन म्यू ने उन्हें एक क्षण के लिए रुकने को कहा और चुपके से वहां जाकर देखा कि कुछ गायक गा रहे थे। वे कुछ लाशें थीं जो अंधेरे जंगल में गा रही थीं और मंत्र पढ़ रही थीं, सोल गाइडनेक का अभ्यास कर रही थीं। उनके शरीर क्षत विक्षत थे और अंधेरे में मंत्र पढ़ते हुए वे बहुत अजीब लग रहे थे। मृत लोग जादू कर रहे हैं। किन म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे अचानक नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट की डिवाइन आर्ट्स का ख्याल आया और लगा कि उनमें लाइफ एंड डेथ की सीमा को तोड़ने की क्षमता है। यदि इस प्रकार की डिवाइन आर्ट्स पर इसकी सीमा तक शोध किया जाए तो क्या यह लाइफ एंड डेथ के बीच की सीमा को तोड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सकती है? नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट की डिवाइन आर्ट्स अब इटर्नल लाइफ नहीं कहलाती थीं। वे तो बस मृतकों की आत्माओं को पाताल लोक से वापस लाने का मार्गदर्शन कर रही थीं, ताकि वे अस्थायी रूप से अपने शरीर में निवास कर सकें। उन्हें सोल गाइड को मारना जारी रखना था और यदि उन्होंने सोल गाइड को मारना बंद कर दिया तो उनकी आत्माएं संभवतः पाताल लोक में वापस चली जाएंगी और वे वास्तव में मर जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लाशें भी सोल गाइड को मार रही हैं। किन म्यू ने मन ही मन सोचा, उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए सोल गाइड को लगातार मारना होगा। ये मृत व्यक्ति कल्टीवेशन में कमजोर नहीं है, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। उसने इन मृत लोगों को अकेला छोड़ दिया और चुपके से वापस लौट आया। चलो दिशा बदलते हैं। वे ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि उनकी मुलाकात नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के डिसाइपल्स के एक और समूह से हुई जो स्पेल कास्ट कर रहे थे। नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के इन पहले से ही मृत डिसाइपल्स के अलावा उन्होंने कॉर्प्स इमॉर्टल कल्ट के कुछ डिसाइपल्स को भी देखा, जो शहर से भाग रहे सैनिकों को घेरने के लिए
लाशों को नियंत्रित कर रहे थे। उड़ते हुए जॉम्बी उनके पैरों के नीचे पड़े पीले अगरबत्ती के कागजों पर चलते हुए उड़ रहे थे। किन म्यू ने भौहें चढ़ाई और दूसरी दिशा में मुड़ते हुए कहा, चलो डियर माउंटेन की ओर चलते हैं। नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के लोगों की लाशें वहीं दफनाई गई थीं और उन्होंने वहीं से काउंटी शहर तक कत्लेआम किया था, इसलिए वहां जरूर खाली जगह होगी। सभी लोग बेहद घबरा गए क्योंकि नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट और कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट के लोग अब काले कोहरे में हर जगह छा गए थे। चूंकि कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट का सफाया युयुआन चुयू ने कर दिया था, इसलिए उसने सोचा कि कल्ट के अनुयायियों की लाशें भी पास में ही दफन होंगी, जिससे नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट उन्हें भी पुनर्जीवित कर सकेगा। यह स्पष्ट था कि नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट पूरी तैयारी के साथ आया था और युयुआन चुयू को अचानक पकड़ लिया। अगर यही स्थिति रही तो लिजो शायद खतरे में पड़ जाएगा। किन म्यू ने मन ही मन सोचा, नाइन स्पेक्टर्स संप्रदाय में पर्दे के पीछे जरूर कोई निर्दयी आदमी होगा। जीत के लिए वह नाइन स्पेक्टर्स संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों की जान भी बेईमानी से कुर्बान कर सकता है। वे डियर माउंटेन पर पहुंचे और वहां सचमुच कोई नहीं था। काला कोहरा भी काफी छुट चुका था। चेन वाणियून, युनक्यू और बाकी लोगों ने धीरे धीरे हिम्मत हार ली। जब तक वे इस पहाड़ को पार करके काले कोहरे से घिरे इलाके से बाहर निकलेंगे, तब तक वे अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेंगे। अचानक पहाड़ से एक लयबद्ध मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी। सभी के हृदय फिर से चिंतित हो गए और उन्होंने किन म्यू की ओर देखा। किन म्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फुसफुसाया, उसके जाप में कुछ गड़बड़ है। यह सोल गाइड नहीं है, बल्कि किसी और तरह का मंत्र है। यू किंगहोंग और बाकी लोग अंतर नहीं सुन सके। उन्हें नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट के सोल्स गाइड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि किन म्यू ने पहले इस डिवाइन आर्ट्स का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें मंत्रों में कुछ अंतर सुनाई दे रहा था। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ। किन म्यू ने उन्हें निर्देश दिए और चुपचाप मंत्रोच्चार के पास पहुंच गए। जब वे मंत्रोच्चार के पास पहुंचे तो किन म्यू के कदम और भी धीमे हो गए। सामने पहाड़ी दर्रे पर उन्हें एक बलि वेदी दिखाई दी और वहां 10 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं दाओइस्ट बलि वेदी पर मंत्रोच्चार कर रहे थे। वह बलि वेदी कंकालों से बनाई गई थी। लंबाई और चौड़ाई एक समान थी, प्रत्येक 13 गज लंबी। इस बीच वेदी पर खोपड़ियों का इस्तेमाल करके एक सपाट सतह बनाई गई थी। चारों कोनों पर एक सफेद झंडा लगाया गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सफेद झंडों पर खून से सने सिनेबार से लिखे हुए रून थे। बलिवेदी के मध्य में एक अष्टभुजाधारी डेविल गॉड की मूर्ति स्थापित की गई थी। यह मूर्ति एक पैर पर उकड़ू बैठी थी, जबकि दूसरा पैर पिछले पैर को अपनी पिंडली के पिछले हिस्से में लपेटे हुए था। 8 भुजाओं वाली हथेलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और शैतान देवता के 4 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3 आंखें थीं। ये पुरुष और महिला डाओइस्ट प्रत्येक ने एक टैलिस्मन ट्रेजर बनाया और टैलिस्मन ट्रेजर हवा में तैरता रहा। ताबीज की कई सतहें थीं और हर सतह पर एक रून था। डाओइस्ट के इन मंत्रों के साथ तावीज के खजानों पर अंकित रून लगातार प्रकाशित होते रहते थे। प्रकाशित होने वाले रून ठीक डी डेविल गॉड की मूर्ति के शरीर पर चमकते थे। जब भी किसी स्थान पर प्रकाश पड़ता तो डेविल गॉड की मूर्ति पर एक रून प्रकाशित हो जाता। टैलिस्मन ट्रेजर लगातार घूमता रहा और एक के बाद एक मूर्ति पर रंस को प्रकाशित करता रहा। इस समय इस डेविल गॉड की मूर्ति पर आधे से अधिक रून प्रकाशित हो चुके थे। गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड भेज रहा है। किन म्यू का दिल थोड़ा कांप उठा। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मंत्र, ये ग्रेट माउंटेन सेक्ट के शिष्य हैं जो पहले ही नष्ट हो चुका है। ये दर्जन भर पुरुष और महिला ताओवादी सभी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थे और ऐसा लग रहा था कि वे काफी समय से भूत प्रेत प्रक्षेपण, देवता प्रक्षेपण, रून आदेश का पालन कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट के विनाश के बाद उन्होंने नाइन स्पेक्टर्स संप्रदाय और कॉर्प्स इमोर्टल कल्ट के साथ अलायंस करके जवाबी हमला करने की साजिश रची थी। किन म्यू ने तब उस समय को ध्यान में रखा जब नाइन स्पेक्टर्स सेक्ट विद्रोह में उठ खड़ा हुआ था और पाया कि यह ठीक वही समय था जब इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर लिजोऊ और डियर काउंटी पहुंच ही रहे थे। इसका मतलब था कि कोई तो था जिसने इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स की गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके यहाँ पहुंचने के समय पर भी स्पष्ट रूप से नजर रखी थी। अनुभव प्राप्त करने के लिए आने वाले इंपीरियल कॉलेज के सभी स्कॉलर्स अपने अपने क्षेत्रों से चुने गए पीक लेवल्स के थे। ये स्कॉलर भविष्य में इटर्नल पीएस एम्पायर के अधिकारी बनेंगे
और हर सेक्ट से आए वर्तमान अधिकारियों का कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान अधिकारी अधिकतर पुरानी पीढ़ी के थे, जबकि इंपीरियल स्कॉलर्स नई पीढ़ी के थे। यदि स्कॉलर्स का यह समूह पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो शाश्वत शांतिशाही उपदेशक अपनी नई पीढ़ी में शक्ति का एक स्तंभ खो देंगे। इस बार स्कॉलर्स का अनुभव के लिए बाहर आना सम्राट का आदेश था, और जो लोग इसे पहले से जानते थे वे केवल प्रथम श्रेणी के उच्च अधिकारी थे, जिनके पास गुलिनुआन के अलावा उच्च अधिकार थे। किन म्यू की निगाहें झपक गईं। प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली मंत्रियों में निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वासघात किया था। वह यह देखना चाहता था कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट के ये शिष्य किस प्रकार शैतान देवता को बुलाते हैं। लेकिन यदि वह डेविल गॉड के बुलाए जाने तक प्रतीक्षा करता, तो संभवतः उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती। किनम्यू चुपचाप वापस आया और चेन वानियुन और बाकी लोगों को जो कुछ उसने देखा था उसका वर्णन करते हुए बोला, 13 डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और उनकी क्षमताएं कमजोर नहीं हैं। अगर वे डेविल गॉड को बाहर निकालेंगे तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। हमें उन्हें खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे डेविल गॉड को बाहर लाएं और बलिवेदी को नष्ट कर दें। उन्हें मारने के लिए मेरे पीछे आने की हिम्मत कौन कर सकता है? डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को मार डालो। युन क्यू और यू किंग होंग दोनों आश्चर्यचकित थे। और उनमें से 13? किन म्यू ने उन्हें एक नजर देखा। तुम लोगों की हिम्मत नहीं है? युन क्यू बुदबुदाया। मुझे थोड़ा डर लगा। वे डिवाइन आर्ट्स के साधक हैं, और वैसे भी उनकी संख्या 13 है। किन म्यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर हम उन्हें नहीं मारते हैं, तो जब वे डेविल गॉड को बाहर लाएंगे तो न केवल हम मर जाएंगे, बल्कि पूरा लिजो नष्ट हो जाएगा। चेन वानियुन ने खुद से अनिश्चितता से पूछा, क्या ग्रेट माउंटेन सेक्ट एक स्पेल सेक्ट है? सी युनशियांग ने अपनी पीठ पर सोर्ड केस कसते हुए कहा, मैंने अपने बुजुर्गों से पहले सुना है कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट एक ऐसा संप्रदाय था जो आत्माओं से संबंधित मंत्रों की कल्टीवेशन में निपुण था। वे तलवारबाजी या युद्ध कला में उतने कुशल नहीं थे। उस समय जब इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ग्रेट माउंटेन सेक्ट का सफाया किया था, तो वे डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स की एक टीम लेकर आए थे जो तलवारबाजी की साधना करते थे ताकि महान पर्वत पर हमला कर सकें और इस संप्रदाय का सफाया कर सकें। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के सफाये के बाद उनके शिष्य जो बाहर बिखरे हुए थे शायद पारंपरिक मंत्र नहीं सीख पाएंगे और उनकी युद्ध कला और तलवारबाजी में ज्यादा सिद्धियां नहीं होंगी। किनम्यू ने कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें मारने के लिए सोर्ड स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हम सोर्ड स्किल्स नहीं, युद्ध कौशल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम तलवारबाजी करेंगे तो हम उनके मंत्रों को नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नजदीकी मुकाबले में उनके मंत्रों का इस्तेमाल करने से पहले ही वे हमारे हाथों मारे जाएंगे। वान्योन, युनक्यू, किंग होंग, मैंने तुम्हारी युद्ध कौशल पहले भी देखी है और वे कमजोर नहीं हैं। क्या तुम में उनका सामना करने की हिम्मत है? चेन वान्युन ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारी हिम्मत, मेरी भी हिम्मत। किनम्यू ने सी यूनक्सियांग की ओर देखा और सी यूनक्सियांग ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, यूनक्सियांग, इंपीरियल एकेडमिशियन को मेरा एकमात्र मार्गदर्शक मानेंगे। किनम्यू ने फिर यूकिंगहोंग की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे अपनी उत्तेजना को दबाना मुश्किल लग रहा था। मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। मैं इसमें भाग कैसे न लूं? भेड़िया दास, तुम भी तैयार हो जाओ। किनम्यू की नजर मंक युन क्यू पर पड़ी और वह एक क्षण के लिए झिझका, फिर दांत पीसते हुए बोला, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं तो अंदर हूं। किनम्यू ने कहा, बाद में मैं सबसे पहले दौड़कर बलिवेदी तक पहुंचूंगा और तुम लोगों के लिए रास्ता साफ करने के लिए बलिवेदी तक अपना रास्ता बनाऊंगा। तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलोगे और कड़ी टक्कर में लड़ोगे। हमें जितनी जल्दी हो सके लड़ना होगा और लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकते। बलिस्थल केवल 13 गुणा 13 गज का है। इतनी कम जगह में तुम लोगों को सोचना होगा कि तुम्हें कौन सी चाल चलनी है और उसे अपने मन में कई बार दोहराना होगा। यूकिंगहोंग इतनी उत्साहित थी कि उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और वह मुस्कुरा रही थी। आपका अनुसरण करना इतना बुरा नहीं है। पहली लड़ाई पहले से ही इतनी रोमांचक है। मैं पहले से ही इंतजार नहीं कर सकती। किनम्यू नीचे झुका और आगे बढ़ा। चेन वानियुन और बाकी लोग उसके पीछे पीछे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि डेविल गॉड की मूर्ति के शरीर पर लगे रूण लगभग पूरी तरह से जगमगा उठे थे। 13 महिलाओं ने डेविल गॉड की मूर्ति के शरीर पर लगे रूण को देखा और पुरुष डाओइस्ट अभी भी अपने टैलिस्मन का प्रदर्शन करते हुए
बलिवेदी के चारों ओर घूम रहे थे। उनके मुंह से लगातार मंत्र निकल रहे थे, मानो वह कोई प्राचीन बलि भाषा हो। किन म्यू का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत बाहर निकलकर बलि की रस्म तोड़ने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने धीरे से निर्देश दिया, जमीन पर नजर रखो और तुम लोगों का काम पूरा हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिनेयर, ड्रैगन कैलिन को दूसरी तरफ ले आओ और उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ आवाजें निकालो। हुलिंगर ने तुरंत ड्रैगन कैलिन को बलिवेदी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए लाया और दाईं ओर चला गया। एक क्षण बाद यू किंग होंग ने धीरे से कहा, हमने निरीक्षण कर लिया है। किन म्यू ने अपना हाथ हिलाया और हुलिंगर तुरंत झाड़ियों से बाहर कूद गई, जबकि ड्रैगन क्विलिन उसके पीछे दहाड़ता हुआ आया और उसका पीछा करने लगा, मानो वह शिकार कर रहा हो। बलिवेदी पर 13 डाओइस्ट आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब उन्होंने लोमड़ी और ड्रैगन किलिन को देखा तो एक ताओवादी मुस्कुराया। तो यह एक विशाल शेर था जो अपने शिकार को पकड़ रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने एक चाकू की रोशनी चमकती देखी। किन म्यू बलिवेदी पर पहुंच चुका था, दोनों हाथों में चाकू थामे, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, मानव सिर नीचे लुढ़क गया। युद्ध तकनीक, हर बादल में एक चांदी की परत होती है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो एपिसोड यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।